कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें 3 वर्ड है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ये समझने से पहले समझो स्टेटमेंट और अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स के पेपर में। एक न्यूमेरिकल आएगा इसका, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द डिफरेंट टर्म्स। इसमें आप लोग के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से पूरा एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बनेगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, लेकिन एक बार हम इसको बनाने जाएंगे तो बन जाता है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्लस साथ में एक क्वेश्चन आएगा आप लोग का 4 मार्क्स का थ्योरी। अब कई बार बोर्ड क्या करता है, कई बार दोनों ही दे देता है, कई बार क्या करता है ऑप्शन में दे देता है। मतलब या तो ये अगर न्यूमेरिकल दे दिया तो ये 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन नहीं देगा। अब इस थ्योरी में क्या रहता है पता है, ये पूछ लेता है बड़ा ही इजी क्वेश्चन कि बताओ ये जो टर्म दिया हुआ है ये इस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, या फिर ये पूछ लेगा कि सामान का जो हमने परचेज किया उससे कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ या फिर नो फ्लो हुआ। मैं जानता हूँ कि अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर अभी जब मैं आगे की क्लासेस बताते जाऊँगा ना तो ये टर्म्स समझ में आने लगेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा, और एक क्वेश्चन में तो आपको पूरा न्यूमेरिकल बनाना है। तो टोटल 10 नंबर का ये चैप्टर है, जो 10 नंबर कंपलसरी नहीं है बोर्ड्स पूछे, दोनों में से ऑप्शन भी पूछ सकता है, और अगर किस्मत अच्छी रही आपकी तो ये 10 नंबर का भी पूरा पूछ सकता है। बोर्ड कभी भी अपना ब्लूप्रिंट नहीं देता, फाइनल ब्लूप्रिंट। सैम्पल पेपर में वो ये बोल देता है कि एक्सपेक्टेड नंबर के कौन कौन से चैप्टर से मार्क्स के आ सकते हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं देता है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्योंकि एनपीओ के बाद, अच्छा आप लोग को पता होना चाहिए एनपीओ आपके सिलेबस में है, पर अगले साल से ये चैप्टर हटा दिया गया है 12th से न्यू सिलेबस में। कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। अकाउंट जो होता है ना वो साल भर बनाने की चीज़ होती है। मतलब मैं 1 अप्रैल से बनाना शुरू करूँगा और साल के एंड में 31 मार्च तक जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं एंट्री करूँगा, साल भर की एंट्री, मतलब एक समय से दूसरे समय तक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियड ऑफ टाइम पे कोई चीज़ को अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। जितने भी लेजर बनते हैं, जर्नल एंट्रीज बनती है, वो सब क्या होती हैं, अकाउंट्स की पार्ट होती है। लेकिन स्टेटमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा टर्म होता है जिसके अंदर में आप बीआरएस बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और अब आप लोग बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। भैया 1 मिनट रुकना। प्रांजलि आप तो सुन रहे हैं ना। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ आ रही है भैया। आप सुन रहे हो ना, आप सुनते रहो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बनाया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब आप पूछेंगे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे कि बैलेंस शीट आप बनाते थे, तो बैलेंस शीट अगर 1 अप्रैल की बना रहे हैं तो आप उसको क्या बोलते थे, ओपनिंग बैलेंस शीट। और 31 मार्च के एंड में अगर आप बनाते थे तो उसको आप क्या बोलते थे, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, इसी प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी साल के एंड में बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, जो भी साल की एंडिंग है। और एक्चुअल में ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये बनाया जाता है फाइनल अकाउंट के बनने के बाद। अब मैं इसका अगर एक छोटी सी हिस्ट्री बताऊँ ना, हिस्ट्री ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं बस हिंट देके इसको शुरू करूँगा। क्या है, टर्म्स क्लियर जब तक नहीं रहेंगे ना तब तक बनेगा नहीं। हम लोग किसके अकाउंटेंट होते हैं, ये फर्म है और ये शेयर होल्डर्स है। अभी हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये कंपनी है, और हम किसके अकाउंटेंट हैं, इस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को हमको कंप्लीट करना है, ना कि शेयर होल्डर्स, ना ही मैनेजर्स।
अब इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को फुलफिल करने के लिए, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए हम फॉलो करते हैं एक पद्धति जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसको आप लोगों ने क्लास 11 में ही पढ़ा होगा। आइडेंटिफिकेशन कि वो मॉनेटरी टर्म है भी कि नहीं, फिर क्या था, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन में हम पहचानते थे कि वो मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन है भी या मॉनेटरी टर्म में नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में है या नहीं है, फिर उसकी मनी की वैल्यू में निकाल के उसको रिकॉर्ड करते थे। देन रिकॉर्डिंग में हमारे पास 2 बुक्स होती थी, जर्नल एंट्री वाली बुक्स हो गई और कैश बुक परचेज बुक वाली बुक्स हो गई। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, मतलब प्राइमरी बुक्स और सब्सिडरी बुक्स। फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग में क्या होता था, पोस्टिंग द जर्नल इनटू द लेजर, लेजर बनाना। फिर क्या होता था, समराइजिंग। समराइजिंग इंपॉर्टेंट है। समराइजिंग में हम लोग क्या बनाते थे, साल के एंड में बुक्स ऑफ अकाउंट को समराइज करते थे, जिसमें हम लोग कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही ये निकालते थे और क्या पोजीशन रही ये निकालते थे। पोजीशन निकालने के लिए हम लोग बनाते थे क्या, बैलेंस शीट, कितने एसेट्स बचे, कितने लायबिलिटी बची और कितना कैपिटल बचा। और परफॉर्मेंस जानने के लिए हम लोग बनाते थे क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या होता है ना, अब साल के एंड में इसके बाद समराइज कर लिया, अब इसके बाद क्या करते हैं, जो मेरे मैनेजर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिनका काम ही है कि हमारी फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, और अगर बुरे हैं तो हम क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं उनको आने वाले सालों के लिए अच्छा करने के लिए। हो सकता है मेरी इस साल की सेल्स अच्छी ना हुई हो सकता है मेरे पास इस साल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोविड के पीरियड पे लावा मोबाइल्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया, और डीमोनेटाइजेशन के समय पे आप लोगों ने सुना होगा कि जो माइक्रोमैक्स कंपनी थी उसने अपनी प्रोडक्शन फंक्शन को शट डाउन कर दिया था। ऐसा इसलिए किया था, क्या ये कंपनियां प्रॉफिट में नहीं थी, लॉस में जा रही थी इसलिए बंद किया? नहीं, ये कंपनी प्रॉफिट में तो थी, पर इसका जो पैसा था ना वो मार्केट में क्या हो जा रहा था, फंस जा रहा था। इसको ऐसे समझो कि मान लो प्रांजलि ने जूही को 1 लाख रुपए के सामान 1 दिन की उधारी पे दिया, ठीक है प्रांजलि? आपने जूही को सामान 1 दिन की उधारी पे दिया 1 लाख रुपए का। अब जूही ने वो सामान मुझे बेच दिया 5 दिन की उधारी पे 1.5 लाख रुपए में। 1 लाख का सामान जूही ने मुझे 5 दिन की उधारी पे 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। अब मैं जूही को पैसे कब दूंगा? 5 दिन बाद। और जूही आप जूही से पैसे कब मांगेंगे? 1 दिन बाद। तो क्या जूही आपको 4 दिन और पैसे दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्या जूही प्रॉफिट में नहीं थी? जूही 50,000 के प्रॉफिट में होते हुए भी क्या हो गई? इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया घोषित हो गई, प्रॉफिटेबल होते हुए भी। और इसीलिए अपनी आखिरी अकाउंटिंग प्रोसेस जिसका नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ताकि हमको ये पता रह सके, मतलब इसमें हम अकाउंटिंग रेशियो भी बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं, फंड फ्लो और इनकम फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं, जो आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे। और अकाउंटिंग रेशियो तो आपका टर्म 1 में था। तो एनालिसिस, नाम ही देखो क्या है। अभी मेरा काम क्या है, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट कर लिया, अब मैं एनालिसिस करूंगा और उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉन करूंगा, इंटरप्रिटेशन करूंगा। उसके लिए मैं बना रहा हूँ कैश का फ्लो और उसका एक स्टेटमेंट मतलब ये कि वो साल के एंड में बनेगा। मतलब स्टेटमेंट में क्या फॉलो नहीं होता है, रूल्स फॉलो नहीं होते बेटा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हम लेजर में फॉलो करते थे ना, कि बढ़ेगा तो डेबिट करो, कम होगा तो क्रेडिट करो, मॉडर्न अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच से लगे हुए, वो अकाउंट में फॉलो होते हैं। स्टेटमेंट में तो हम लोग रूल्स फॉलो नहीं करते। हमको तो स्टेटमेंट में क्या करना रहेगा, या तो ऐड या तो लेस, प्लस माइनस करना रहेगा। ये क्लियर है?
स्टेटमेंट मतलब क्लियर है? हाँ भैया। अब फंड मतलब क्या, सॉरी फ्लो, ये फ्लो जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? इस फ्लो का मतलब होता है कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो। देखो जूही के पास में 4 दिन तक कैश का नो फ्लो था, मतलब जो उससे मेरे को पैसे, मतलब जूही को जो पैसे आने थे वो 4 दिन बाद आ रहे थे। 31 मार्च को आप जूही को पेमेंट देना था प्रांजलि को, और कितना रुपए देना था? 1 लाख रुपए देना था। और जूही के पास मुझसे पैसे जो आने थे वो कितने दिन बाद आने थे? 5 दिन बाद, 5 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख बोलता हूँ, 1,50,000 रुपीज़, 1.5 लाख रुपए, है ना। तो जूही यहाँ पे 4 दिन के लिए 31 मार्च को जूही का क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया पैसे का। पैसा आया नहीं, बस पैसा चला गया, माइनस में चला गया, कैश जो है वो आउटफ्लो हो गया। तो ये कहीं ना कहीं उसकी लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा। क्यों बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? ये पूछा जाता है जस्ट टू मेंटेन और टू चेक द लिक्विडिटी ऑफ माय फाइनेंशियल कंपनी, कि मेरी फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी है कि नहीं है, कि जो मेरे बिजनेस के ऑपरेशन है उसका पैसा मैं नगद में चुका पा रहा हूँ कि नहीं चुका पा रहा हूँ। मैं ये चेक करने के लिए भी बनाता हूँ कि मेरे बिजनेस के जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, जैसे हर दिन डेली वेजेस देना, लेबर को पेमेंट देना, बिजली का बिल देना, पानी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देना, मतलब मेरे बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए कंपलसरी होती है, अगर उनको देने के लिए मेरे पास में पैसे हैं तो मेरे बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी है, और नहीं है तो बुरी है। और ये पता कहाँ से चलेगा? इस स्टेटमेंट से जिसका नाम है कैश का फ्लो। तो फ्लो मतलब क्या? या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो। अब कैश का मतलब क्या? कैश का मतलब होता है कैश और कैश के समान अंतर चीजें। और ये सब हम नहीं बना रहे हैं, ना बुक बना रहा है, ना एनसीईआरटी बना रही है, ना सीबीएसई बना रही है। ये सब बातें कौन कहता है? तो ये सब बातें कहती हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम लोगों ने भारत के अंदर में इनके सिद्धांतों को, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल में लिया है और कहा है कि भारत की जो अकाउंटिंग होगी उसके स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा? तो उसके स्टैंडर्ड सेट करेगी एक संस्था जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और जब आप इसके मेंबर बन जाते हैं तो आपके नाम के आगे क्या प्रीफिक्स जुड़ जाता है? सीए। तो ये जो भारत की एक कमिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द पार्लियामेंट के एक्ट, ICAI एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है, और उसके बाद इसको पावर मिली, तो ये भारत के अंदर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। तो इन्होंने बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कौन सा स्टैंडर्ड बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। सुन रहे हो? तो कभी भी पूछे तो आप बोल सकते हो कि AS3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। आप पेज नंबर 5.5, बेटा आप TS ग्रिवाल फॉलो करते हैं बुक? तो पेज नंबर 5.57, जहां तक मैं सही हूं, 1 मिनट, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नंबर देखिए तो क्या दिया है? 5 में दिया ना? 5.57 निकालना है एक बार, वहां पे एक फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको, फॉर्मेट ऑफ या स्पेसिमेन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा। 5.57 या 5.59 में होगा फॉर्मेट एक। 5.59। हाँ देखो, हाँ आगे पीछे होगा अलग अलग बुक के हिसाब से। उसमें देखो आपको पहले दिख रहा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर दिख रहा होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर दिख रहा होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर तीनों को ऐड करके नेट कैश का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ये बता रहा होगा। फिर उसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर रहे होंगे, तो वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, मतलब इतना बड़ा जो फॉर्मेट आप लोगों को दिख रहा है ना, पूरा फॉर्मेट आप लोग को बनाना है। मतलब जब वो क्वेश्चन आएगा ना तो इतना बड़ा फॉर्मेट आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। हालांकि इस फॉर्मेट से डरना नहीं है, समझना है, ना रटना है ना कुछ और करना है, सिर्फ समझना है हमको।
अपने आप क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ये मेरा चैलेंज है। ओके ओके। हाँ, अब आगे सुनते हैं। तो कैश मतलब क्या? कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो अभी की क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं हर एक टर्मिनोलॉजीज को क्लियर कर रहा हूँ ताकि ये टर्म्स क्लियर रहें, तो हमको कैश फ्लो बनाने में दिक्कत ना जाए। अब पता ही नहीं होगा कि ये टर्म का मतलब क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो कैसे सॉल्व होगा? तो इसलिए टर्म्स पहले क्लियर कर रहा हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश और कैश के समान अंतर चीज़ें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में आ जाता है कैश इन हैंड, जो पैसा मेरे पास में है वो, और वो पैसा जो मेरे बैंक में जमा है, कैश एट बैंक, वो भी कैश के समान अंतर है। फिर आ जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये क्या होता है? मार्केट में आपने किसी के प्रॉपर्टी के पेपर्स को या सोना चांदी को गिरवी रख के, कोलेटरल रख के आपने उसको पैसे दे दिए हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब 3 महीने की उधारी पे आपने जो करंट इन्वेस्टमेंट कर दी है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर करंट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपकी कहीं पे करंट इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर में नए बैलेंस शीट के एज पर द शेड्यूल 6 के जो बैलेंस शीट बनती है नई वाली वर्टिकल वाली, उसमें दिए रहता है, तो वो वाला पैसा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब करंट एसेट का अंदर में दिया हुआ 4 आइटम, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये चारों ही टर्म्स हमारे कैश और कैश के समान अंतर होते हैं। मतलब कैश के बराबर किन किन चीज़ों को माना जा रहा है? कैश इन हैंड को, जो जेब में पड़ा है, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए कैश इन हैंड पड़ा है, वो भी कैश है। फिर जो पैसा मेरा बैंक में जमा है, 50,000 रुपये मान लो मेरे बैंक में जमा था मेरे फर्म का, वो भी कैश है। मैं लोगों को 50,000 की 3 महीने से कम पीरियड के लिए, लेस देन 3 मंथ इंपॉर्टेंट है ना, अप टू 3 मंथ और लेस देन 3 मंथ, 50,000 रुपये उधारी दिया था, वो भी कैश के समान अंतर है, क्योंकि वो बहुत छोटे समय में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए उसको कैश के समान अंतर माना जा रहा है, कैश इक्विवेलेंट माना जा रहा है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब करेंट इन्वेस्टमेंट, इसको भी जब तक ये स्पेसिफाई ना करे कि ये करेंट इन्वेस्टमेंट 3 महीने से ऊपर की है क्वेश्चन में, तब तक हम इसको किसके बराबर मानेंगे? कैश इक्विवेलेंट के बराबर मानेंगे। ये भी हमको दिया हुआ था 1 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस ना, ये सब। तो हम क्या मानेंगे? टोटल कैश हमारे पास कितना है, इन चारों को जोड़ देंगे। तो टोटल कैश और कैश इक्विवेलेंट हमारे पास साल के शुरुआत में कितना है, जोड़ के बताना। 1 लाख। 3 लाख रुपए है। ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये समझ में आया कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। अब समझो कि बिजनेस की एक्टिविटीज कितनी होती है। कंपनी के अंदर में बिजनेस की 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती है। अब तीनों क्या होती है और कैसे डिफर होता है, और जो मैं थ्योरी क्वेश्चन बोल रहा था ना आप लोगों की 4 नंबर का आएगा, वो क्वेश्चन के डिटेल्स वाले टर्म्स को मैं क्लियर कर रहा हूं अभी। ये वाले जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपको कि वो जो एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग। अभी मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब समझा रहा हूँ बिजनेस की एक्टिविटीज़, ठीक है।
अब कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी 3 प्रकार की हो सकती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 2 प्रकार की कंपनी होती है। कंपनी जो है ना वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है, ये जो बात करूँगा मैं पहली कंपनी की, नॉन फाइनेंशियल कंपनी की। कैसी कंपनी की बात कर रहा हूँ? नॉन फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंशियल कंपनी मतलब क्या समझते हैं? अरे बैंक होता है, बैंक। LIC हो गया, सहारा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, जो भी बैंक्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? या शेयर मार्केट में जो कंपनी ज़ीरोधा और ग्रो, म्यूचुअल फंड कंपनीज, आप लोग ये सब सुने होंगे ना कहीं नाम। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो उन कंपनीज को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी। अब फाइनेंशियल कंपनी के लिए पैसे का लेन देन करना उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि भाई वो कंपनी बनी है पैसे का लेन देन करने। अगर वो किसी को लोन देती है तो वो लोन देना उसके लिए इन्वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस का उसका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है, हर रोज करने वाला काम है। तो उस बैंकिंग कंपनी के लिए लोन देना सेल्स है, अपना लोन बेचना हुआ उसके लिए, तो वो उसकी सेल्स है। और जो भी चीज़ उसकी सेल्स है वो कौन सी एक्टिविटी होगी? उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस के ऑपरेशन में डे टू डे परफॉर्म करी जाए, हर दिन परफॉर्म करी जाए, हर साल नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए परफॉर्म करी जाए। जैसे कि अगर मैं स्टेशनरी की सामान खोलता हूँ और स्टेशनरी के सामान में मैं स्टेशनरी का सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ, तो वो मेरे बिजनेस की कौन सी एक्टिविटी होगी? अच्छा, अगर मैं स्टेशनरी की बिजनेस खोलता हूँ तो मैं कैसी कंपनी हुआ, पहले ये पहचानूँ। नॉन फाइनेंस कंपनी, जैसे कि स्टेशनरी की कंपनी हो गई, सीमेंट फैक्ट्री हो गई, रियल इस्टेट बिजनेस हो गया, एक्सेट्रा, जितने भी बिजनेसेस होते हैं। अब इतने सारे तो नाम नहीं लिख सकता ना, 2-3 बता दिया, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कंपनी हो, बैंकिंग कंपनीज को छोड़ के, क्योंकि वो तो आ जाएगी कहाँ? फाइनेंसिंग कंपनी में, बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसी कंपनी हूँ, मान लो सीमेंट कंपनी हूँ, अब सीमेंट में बिजनेस का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, सीमेंट बना रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ रॉ मटेरियल, सेल्स कर रहा हूँ, सीमेंट बेच रहा हूँ, तो ये सब मेरे बिजनेस की कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा कौन बोल रहा था इन्वेस्टिंग? जूही या प्रांजलि? प्रांजलि। नहीं बेटा, ये सब मेरे लिए ऑपरेटिंग, ऐसी चीज़ें जो मेरे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी को मीट आउट करने के लिए ज़रूरी हैं, उसको हम लोग ऑपरेटिंग बोलते हैं। जैसे कि सामान का बेचना, खरीदना, प्रोडक्शन करना, इम्प्लॉयज़ को पैसा देना, जो हर साल हो। जैसे कि अगर मैं प्रांजलि तुमसे पूछता हूँ, मान लो मैं नॉन फाइनेंस कंपनी हूँ, सीमेंट फैक्ट्री, अब मैं दूसरे की ज़मीन पे प्रोडक्शन करता था और उसकी ज़मीन पे मैं उसको साल का किराया देता था, रेंट। अब क्या वो रेंट मैं हर साल देता था? बिल्कुल देता था, हर साल। तो क्या वो मेरा हर साल का खर्चा हुआ? हाँ हुआ। तो जो भी खर्चे मेरे हर साल के होते हैं वो खर्चे क्या कहलाएंगे? मेरे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के पार्ट कहलाएंगे। और वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आई बात? लिख देता हूँ, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, वेजेस, सैलरी, रेंट, एक्सेट्रा।
ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर वही मैं बात करूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, तो क्या होता है, जैसे कि मैंने खरीद लिया कुछ मशीन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स तो अब पता है ना आप लोग को क्या होते हैं। हाँ, ये सब। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने मशीन खरीदी, मैंने बिल्डिंग खरीदी, ज़मीन खरीदी, ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में चलेंगी। अब फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स भी आ जाते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं, मतलब परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ, तो वो दोनों का खरीदना कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अच्छा, अगर मैं खरीदता हूं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और अगर बेचता हूं ऑपरेटिंग। तो भी तो इन्वेस्टिंग होगा ना देवी। हर साल बेचता हूं क्या, हर साल फिक्स्ड एसेट्स बेचता हूं या कभी कभार बेचता हूं। अगर खरीद रहा था ना तो भी इन्वेस्टिंग था, और अगर बेच भी रहा हूं ना तो भी वो एक्टिविटी तो वही रहेगी ना भाई। वो किससे रिलेटेड पर्पस हुआ, मेरे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड को अब मैं बेच रहा हूं। हर साल वाली चीज़ों को नहीं बेच रहा हूँ, स्टॉक को नहीं बेच रहा हूँ। स्टॉक को बेचता तो ऑपरेटिंग, लेकिन अगर खरीदा था तो वो इन्वेस्टिंग था, तो बेचूंगा तो भी वो क्या रहेगा, इन्वेस्टिंग रहेगा। इन्वेस्टिंग। अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, समझो मैं किसी दूसरे कंपनी के क्या खरीद लिया, शेयर्स खरीद लिया, ये शेयर्स खरीदना मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। मेरी कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब उस शेयर से मुझे अर्निंग हो रही है, किस फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। तो वो डिविडेंड का मिलना भी मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग ही है, बिल्कुल गुड। अगर मैं खरीदा था तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी मिले, चाहे उसको बेच के पैसा मिले, चाहे उस पर इंटरेस्ट मिले, वो सब मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मान लो मैंने एक बनाया, अपने ही बिजनेस को चलाने के लिए एक रूम बनाया, मतलब 2 रूम बनाए, लेकिन एक ही रूम का भी मेरे को यूज़ हो रहा था और दूसरे रूम को मैंने किराए पे दे दिया है, रेंट पे। क्या वो रेंट लेना मेरे बिजनेस का मेन पर्पस था, नहीं। मेरे बिजनेस का तो मेन पर्पस स्टेशनरी का सामान बेचना था। लेकिन अब अगर मेरे को रेंटल इनकम आती है तो वो रेंटल इनकम को मैं क्या मानूंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेट। इन्वेस्टिंग। क्यों, क्योंकि मेरे बिजनेस, वो तो रेंट है ना। हाँ लेकिन वो रेंट मेरे को रिसीव हो रहा है जो कि मेरे बिजनेस का मेन पर्पस नहीं था। क्या मैं रियल इस्टेट बिजनेस था, अगर रियल इस्टेट बिजनेस होता तो घर बना के किराए पे देना मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग पार्ट होता, क्योंकि वही मेरा काम है, वही मेरा नॉर्मल बिजनेस का ऑपरेशन है। उसी मकसद से मैंने अपनी कंपनी खोली। लेकिन मेरे कंपनी का मेन मकसद क्या था, भी स्टेशनरी का सामान बेचना और खरीदना। और अब मैं अगर इत्तेफाक से कभी उसको किराए पे दे दिया हूँ कुछ दिनों के लिए, तो वो मेरे लिए कैसी इनकम है, कैसी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग। हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ। समझ आया आपको प्रांजलि। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बड़ी आसान है, आप लोगों ने चैप्टर बीएसटी में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जब भी हम लोग अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करते हैं ना, टू रेज फंड फॉर आवर बिजनेस, अपना हमारे बिजनेस के लिए फंड रेज करना हमारे लिए क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मतलब शेयर से पैसा लेना, शेयर इशू करके, डिबेंचर से पैसा लेना, मतलब ओनर्स फंड से पैसा लो या बोरोड फंड से या लोन के रूप में पैसा लो, कहीं से भी पैसा अगर आप उधार लेते हो तो वो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंस एक्टिविटी है। और अगर आप ये उधार चुकाते हो तो भी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग ही है। और अगर आप इस पे ब्याज भी देते हो, मतलब शेयर पे आप डिविडेंड दोगे, डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दोगे, लोन पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे, तो ये जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो या डिविडेंड दे रहे हो वो भी कौन सा पार्ट है, फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग ही है। और ये सब किसके बारे में बात किया मैंने, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी में ये बातें क्या हो जाएंगी, अल्टर्ड हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। वहां पे ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि उसका नेचर बदल गया ना, नेचर ऑफ बिजनेस बदल गया। तो अगर आप देखो ना तो 3 प्रकार की कंपनी मानो, एक मानो, पहली मानो आप लोग
नॉन फाइनेंशियल कंपनी, दूसरी मानो रियल इस्टेट कंपनी, और तीसरी मानो फाइनेंशियल कंपनी। ये सब जो अभी की क्लास है ये पूरी रिकॉर्ड हो रही है, और ये वीडियोस आप लोग को पर्सनली कोई नहीं देख पाएगा, ये लिंक प्राइवेट लिंक रहेगा, मतलब यूट्यूब में मेरा अपलोड होगा आयुष जैन क्लासेस में, और ये सिर्फ शेयरेबल लिंक है, मतलब जिसको मैं ये लिंक शेयर करूँगा सिर्फ वही ये वीडियो देख पाएगा। तो ये आप लोग के रिविज़न के लिए कि मैं क्या पढ़ाया था आज की क्लास में, ये आप लोग को एक शेयरेबल लिंक अभी मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ में, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट करके भी मैं आप लोग को भेज दूंगा, तो चिंता मत करना, ये सारे नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। अब ये जो फाइनेंसिंग कंपनी है ना, इसके लिए नेचर क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि इसको बैंकिंग कंपनी है, इसको लोन बेचना इसका सेल्स है इसके लिए, मतलब लोन बेचना इसके लिए सेल्स है, और लोन का रिपेमेंट रिसीव करना इसके लिए क्या है, कैश का इनफ्लो है। तो मतलब इसके बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, लोन देना या जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड टू ग्रांट द लोन टू द बिजनेसमैन। ये दोनों ही पार्ट इसके बिजनेस का क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो लोन का लेना और लोन का देना या फंड का रिसीव करना फाइनेंस कंपनी के लिए, बैंक कंपनी के लिए कैसी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आया क्या? हाँ भैया। और इन्वेस्टिंग क्या हो जाएगा, मतलब वही किसी दूसरे कंपनी में। अब भाई मेरे बिजनेस का मोटिव था पैसे लेना और पैसे देना। अब मैं अगर कहीं मार्केट में शेयर वेयर भी खरीद रहा हूँ तो वो भी क्या है मेरे लिए, शेयर का खरीदना, डिबेंचर का खरीदना। देखो कई बार क्या करती है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी क्या है, फाइनेंस कंपनी है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेरे को लोगों से पैसा एक्सेप्ट करती है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और वो लोगों का पैसा को किसी दूसरे कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीदने में या रियल इस्टेट में लगा देती है, तो वो भी उसके बिजनेस का क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि मेन मकसद उसके बिजनेस का क्या है, वही तो है। आपसे पैसे इकट्ठा करके इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, कहीं से कमा रही है, कमा के कुछ परसेंटेज अपने जेब में रख रही है, बाकी आपको वो पॉलिसी के बेनिफिट्स देने में यूज़ कर ले रही है पॉलिसी होल्डर्स को। तो वो उसके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। अब इन्वेस्टिंग क्या है, तो उसके लिए इन्वेस्टिंग हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, पैसे लेने देने के अलावा अगर वो मशीन खरीदती है अपने बिजनेस के लिए, कैपिटल एसेट्स खरीदती है, कैपिटल एसेट समझ आ रहा है, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सब खरीदती तो, या फिर अब कैपिटल एसेट्स में टेंजिबल भी आ जाएंगे और इनटेंजिबल भी, मतलब अपने ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट। जैसे LIC वो जो लोगो लिखता है LIC, बैकग्राउंड में नीला और पीला कलर रहता है उसका, वो कुछ फैमिली बनी रहती है, ऐसे देखे होगे आप लोग। तो ये उसका क्या है, ट्रेडमार्क है। इसके लिए उसने क्या खर्चा किया, ट्रेडमार्क लिया हुआ है, उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, तो उस पर वो खर्चा किया है। तो जितना रुपया भी वो खर्चा किया वो उसका क्या बन गया, इनटेंजिबल एसेट्स बन गया। आई बात समझ में? तो ऐसी चीजें उसके लिए क्या बन जाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, मतलब अगर उसके लिए खर्चा करता है या पैसे रिसीव करता है तो वो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग। और फाइनेंसिंग क्या बन जाएगा, तो फाइनेंसिंग मतलब अब अगर इसके बिजनेस में देखो, जैसे मैं LIC हूँ, लोगों ने पॉलिसी खरीदी तो कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग। लेकिन अभी LIC का क्या आ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा IPO आ रहा है, सबसे बड़ा IPO अभी रिलीज हो रहा है LIC का, सुना ही होगा आप लोगों ने। अगर नहीं सुना तो पेटीएम अपने फ़ोन में चालू करना और पेटीएम में देखना, अभी आपको सबसे पहले दिख जाएगा LIC ग्रेटेस्ट IPO इज गोइंग टू बी रिलीज्ड सून, अप्लाई सून, वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जनता से सबसे पहली बार शेयर्स बेचना, इशू ऑफ शेयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब वो शेयर्स के लिए जनता से पैसे ले रही है अगर, तो वो क्या हो जाएगी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। अगर लोन की चीजें बेचती, मतलब अपनी पॉलिसीज को बेचती, तो वो ऑपरेटिंग है। समझ आ रही बात? अपनी पॉलिसीज को अगर बेचती LIC और वहां से बेच के पैसे रिसीव करती, तो वो कौन सा पार्ट होता, ऑपरेटिंग का।
लेकिन अगर वो शेयर से या बैंक से उधार ले रही है अपने बिजनेस के पॉलिसीज को अच्छे से चलाने के लिए, तो वो क्या है? फाइनेंसिंग। अब ये अगर बहुत ज़्यादा समझ में ना भी आया हो ना फाइनेंशियल कंपनी की बातें, तो अगर ऑपरेटिंग बस समझ में आ गया हो ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको बहुत डीप में इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है इस पोर्शन में फाइनेंशियल कंपनी में। आपको बस ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर होना चाहिए। और बाकी मेन तो था नॉन फाइनेंशियल कंपनी। क्या ये बहुत अच्छे से क्लियर है? बस ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आगे की बातें बताऊं, इसको और पहचान करने का तरीका आप एक शॉर्टकट से भी समझ सकते हैं, जिसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? अगर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें, जो हम पिछले साल बनाते थे, ये पेन बेकार है, डार्क कलर ले लो भैया। हाँ वही किया मैंने, जूही को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जूही। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोलता हूँ, बाय सेल्स, नेट सेल्स, बाय नेट सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ क्या लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारा क्या आ जाता था? बताओ क्या आ जाता था? नेट नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। और उसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करते थे? ब्रॉट डाउन कर लेते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे खर्चे हम लोग दो प्रकार के पढ़ते थे। ये थे, अंजलि लेफ्ट कर दी। ठीक है ना, ये थे डायरेक्ट एक्सपेंस। इधर देखो, अब डायरेक्ट एक्सपेंस, और इधर ध्यान से तू देखते जा, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आ गई वापस? नेटवर्क इशू हो गया था, मैं समझ गया था। ये इसका ध्यान कम रहता है जूही का पढ़ाई लिखाई में। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो पार्ट के होते हैं, जो हर साल होते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो गया कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट से, वहाँ से क्या निकल गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट से ये खर्चे में से, अब मैं बता रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो पार्ट में होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हर साल देने होते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कभी कभार होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा क्या क्या? रेंट, सैलरी, कमीशन, एक्सेट्रा, जो हर साल देता हूँ, है तो इनडायरेक्ट पार्ट। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे पहचानते हैं ये भी आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, सुन लो। प्रोडक्शन हाउस, वेयर हाउस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, तीन प्रकार के हाउस मानते हैं हम लोग। अगर मेरे सामान को बनाते तक, प्रोड्यूस करते तक कोई खर्चा होता है, या प्रोक्योर करते तक, अगर मान लो मेरी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ट्रेडिंग कंपनी, मतलब मैं सामान खरीदता हूँ और बेच देता हूँ कुछ प्रॉफिट जोड़ के, तो सामान के प्रोडक्शन, उत्पादन या प्रोक्योरमेंट कुछ खर्चा होता है, तो उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक बार सामान बन गया, और बन के अगर मेरे वेयर हाउस गोदाम में रखा है, या उसको बेचने में कुछ खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे कि वेजेस देना, लेबर यहाँ लगते हैं, फ्यूल पावर कार्टेज देना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया क्योंकि वो प्रोडक्शन में लगा है। कैरियज इनवर्ड, सामान रॉ मटेरियल आने पे लगा हुआ भाड़ा, कैरियज इनवर्ड, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ आ रही बात? लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? सैलरी, सैलरी हम लोग एम्प्लॉयज़ को देते हैं, और एम्प्लॉयज़ कहीं प्रोडक्शन में नहीं होते, वहाँ वर्कर्स होते हैं, उनको वेजेस देते हैं। तो सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब को हम ये मान के चलते हैं कि ये सब हमारा प्रोडक्शन के बाद जो हमारे ऑफिसेज है ना, वहाँ खर्चा हो रहा है।
तो ये सारे खर्चे क्या बन गए। अब क्या ये खर्चे कंपलसरी नहीं, क्या ये खर्चे हर साल नहीं देंगे हम लोग, इनडायरेक्ट तो है पर हर साल देंगे, क्योंकि हर साल हम ये खर्चा देंगे, इसीलिए इस खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्ट के अंदर का ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं इसको। तो जब मैं इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इस ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देता हूँ ना, तो आ जाता है क्या पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये वर्ड आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा भी था, अगर अच्छे से पढ़े होगे तो, फाइनल अकाउंट में। और फिर ये जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हुआ था ना और ब्रॉट डाउन हुआ था, वैसे ही ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैरी डाउन हो जाता है और क्या हो जाता है, ब्रॉट डाउन हो जाता है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ये खर्चे माइनस हो जाते हैं, कौन से वाले, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले, तब जाके आता है क्या, नेट प्रॉफिट। मतलब खर्चों को हमने दो पार्ट में बांट दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, एक ऑपरेटिंग दूसरा नॉन ऑपरेटिंग, ताकि यहां से डायरेक्ट एक्सपेंस से लेके ऑपरेटिंग वाली एक्टिविटी तक को हम लोग क्या कर सकें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल सकें। और नॉन ऑपरेटिंग वाला जो पार्ट था इसको हम लोग क्या बोल सकें, इन्वेस्टिंग, और या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। हालांकि इसके बारे में चिंता मत करो, कल की क्लास में जब मैं तुम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से बनाना सिखाऊंगा ना, तो ये फॉर्मेट अच्छे से कल बनवाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता दिया हूँ। कोई भी चीज एक बार अच्छे से पढ़ने से बेटर होता है 10 बार खराब तरीके से पढ़ लो। तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, कोई भी चीज़ अच्छे से मत पढ़ो, खराब तरीके से पढ़ो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई चीज़ खराब तरीके से 10 बार पढ़ते हैं तो वो एक बार अच्छे से पढ़ने से लाख गुना बेटर हो जाता है। ये पावर ऑफ रिवीजन है। खैर ये सब बातें तो ठीक है, यहाँ मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। प्रांजलि आपसे एक और बात ये है, और आपसे भी बेटा, कि अगर आप लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट